हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के मॉक टेस्ट की सीरीज को। जी हाँ, रोज सुबह 8 बजे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जो मैंने अलग अलग प्रैक्टिस सेट से बनाए हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर जो है इस प्रैक्टिस सेट को रोज 8 बजे की क्लास को अटेंड करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस पक्ष में अभी आपकी कमजोरी है, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट है, जब आप रोज़ सॉल्व करेंगे तो एक तो आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी एग्ज़ाम में बैठने की, कि इतनी देर आपको बैठना ही है, पेपर सॉल्व करना है, और लास्ट में जब आप इवेलुएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने जो हैं आपके सही हुए हैं, तो आप उसी दिशा में, सही दिशा में मेहनत भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। और रोज़ आपको 8 बजे सुबह ये क्लास देखने को मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे रोज़ आपको जो है मॉक टेस्ट जो अलग अलग पब्लिकेशन की किताबों से मिलने वाला है आपको मिलता रहे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम से पहले एक भी नहीं छूटे, आप सभी की प्रैक्टिस कर चुके हों, आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। इसमें पहला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 2। वो क्या है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन क्या क्या है? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हक खैराबादी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला है प्रश्न नंबर 43। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है, राज्य सरकार का कौन होता है कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख? वो होता है आपका राज्यपाल होता है। अगला है प्रश्न नंबर 44। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो उसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 3। कौन था वो? अल्मीडा थे। अगला है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? देखिए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। क्या सही? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 46। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? देखिए वो उसने बनाया था मोहम्मद रजा खान को। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। अगला प्रश्न नंबर 47 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 48 है, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2। वो कौन था? पील आयोग था। प्रश्न नंबर 49 पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? देखिए अलाई दरवाजा कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 50। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो वो स्थित है मैसूर से। कहाँ स्थित है? मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 51। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? देखिए के.एम. मुंशी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही है।
तो के.एम. मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की? भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। अगला प्रश्न नंबर 52 है, पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो देखिए, पूरा विश्व होलोकास्ट को किससे जोड़ के देखता है? जर्मनी से जोड़ के देखता है। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 53 है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 किस नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? देखिए, उन्होंने स्थापना की थी सबसे पहले बॉम्बे में। कहाँ की थी? बॉम्बे में, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? मेगास्थनीज थे ग्रीस के। कहाँ के थे वो? ग्रीस के थे मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 56 है कि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? लंदन, एम्स्टर्डम, शिकागो, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 57, चोल नाइकन, कुरुम्बा, कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? तो ये किसके हैं? केरल के हैं। कहाँ के हैं ये सभी? केरल के हैं। अगला है प्रश्न नंबर 58, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति पर लगाना है तो ये लगा सकते हैं संसद के किसी भी सदन के द्वारा। क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 59 है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का अवरोही क्रम यानी घटता क्रम कि किस राज्य की सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम आपको बतानी है कि कौन सा आपका इसमें ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि सबसे ज्यादा शिवहर की है, फिर अररिया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर किशनगंज और सबसे कम कहाँ की है? नवादा की है प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 60 है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? देखिए, आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 61 है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि कितनी है? 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा सीतामढ़ी में। कहाँ किया जाएगा? सीतामढ़ी में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 62 पूछ रहा है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किस चीज से? साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से, शराबबंदी से, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 किससे रिलेटेड है? शराबबंदी से रिलेटेड है। क्या है? ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। प्रश्न नंबर 63 है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है उलान बतौर, अगला है कीव, बाकू, या फिर है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 63 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या है वो? बाकू है। प्रश्न नंबर 64 है, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में किसे अपनाया गया? आम को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 65, कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 1। वो कौन थे जो गरम दल से संबंधित है? दिए गए ऑप्शन में कौन कौन से हैं? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें थे आपके अरविंद घोष। किससे संबंधित हैं वो? गरम दल से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 66 पूछ रहा है कि गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था?
श्रीमन नारायण अग्रवाल, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला श्रीराम। तो देखिए 66 में आपका सही ऑप्शन नंबर 1 किसने किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 67। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, पंचायती राज प्रणाली से। तो देखिए वो संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली से। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 68। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला है प्रश्न नंबर 69। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? लावड़ी, बैसाखी या गुड़ी पड़वा। देखिए इसे जो है गुड़ी पड़वा के नाम से महाराष्ट्र में बुलाया जाता है। क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 70 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो देखिए वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। इन्होंने किसकी अध्यक्षता की? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। प्रश्न नंबर 71 है। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? पटियाला, लुधियाना या फिर अमृतसर। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2। कहाँ स्थित है वो? लुधियाना में स्थित है। तो आई होप आप सब लोग साथ साथ में प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगला है प्रश्न नंबर 72। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जीविका कृषि, मिनिमलिज्म खेती, कोटा खेती, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1। उसे हम क्या कहते हैं? जीविका कृषि कहते हैं। प्रश्न नंबर 73 है। कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? खाद्य रोपण फसल क्या नहीं है? कोको, सुपारी या चाय। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3। खाद्य रोपण फसल क्या नहीं है? चाय नहीं। प्रश्न नंबर 74 है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसमें आपके क्या सही होगा? कुतुब मीनार परिसर सही होगा। प्रश्न नंबर 75 है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये था ऑल इंडिया रेडियो का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका था? ऑल इंडिया रेडियो का था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 76 है। भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 77 है। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? खुदीराम, भगत सिंह, उधम सिंह। तो देखिए उनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। किसने हत्या की थी जनरल डायर की? उधम सिंह ने हत्या की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? पूछा जा रहा है प्रश्न में कि विटामिन सी की कमी का लक्षण आखिर क्या है? कि मसूड़ों से खून निकलना, पेट बाहर आना, रतौंधी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए विटामिन सी की कमी का लक्षण क्या है? जब आपके मसूड़ों से खून आने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि विटामिन सी की कमी हो गई है। अगला है प्रश्न नंबर 79 जो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है? इसे वृद्ध व्यक्ति में, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3। जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो इसमें से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है खून की कमी होने का खतरा रहता है। एनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी होता है।
प्रश्न नंबर 80 है कि कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? छिपकली, गिलहरी, कुत्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए रेबीज किससे फैलता है, सब जानते हैं, कुत्ते से फैलता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? जल संसाधन का उदाहरण क्या है? झीलें हैं। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 82 है, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी जिस अवधि तक भारत का गवर्नर जनरल था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वो था 1848 से 1856 तक। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 83, फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा किससे करता है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो फ्यूज होता है वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो सुरक्षा करता है आखिर किस चीज से कर रहा है? ओवरलोडिंग यानी अतिभारण से, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तन करने से, अगला है धारा परिवहन से, फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक चीजों से या किसी से भी नहीं। तो वो करता है किससे? धारा परिवहन से। क्या सही है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न नंबर 84 है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 85 है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रज्वलन तापमान। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 86, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? निम्नीकरण या डिग्रेडेशन के लिए, अपघटन के लिए, संरक्षण के लिए। तो देखिए भोजन में रसायन क्यों मिलाया जाता है? उसके संरक्षण के लिए। क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 87 पूछ रहा है कि संश्लिष्ट अपमार्जक यानी जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं इनके बारे में कौन सा कथन आखिर सही है? प्रश्न में देखिए ध्यान से इसको आप सॉल्व करिएगा कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी संश्लिष्ट अपमार्जक है पूछा जा रहा है उनके बारे में कौन सा कथन है जो एकदम सही है? या मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं? ये कठोर जल में काम नहीं करते, ये केवल कठोर जल में काम करते हैं। तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 1 कि ये मृदु और कठोर जल दोनों के साथ ही काम करते हैं। किसके बारे में बात हो रही थी? सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में। प्रश्न नंबर 88 है, यदि खाना जल्दी जल्दी खाया जाए अथवा भली प्रकार नहीं खाया जाए तो हमें अनपच की शिकायत हो जाती है क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, पाचक रस ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, भोजन विपरीत दिशा में गमन करता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 कि अगर हम खाना जल्दी जल्दी खा लें तो जो है अपच हो जाता है ना। क्यों होता है? क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। 88 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 89 है, हमारे द्वारा खाया गया भोजन विभिन्न अम्लों द्वारा पचाया जाता है, एक ही अम्ल हमारे द्वारा खाए गए समस्त भोजन को क्यों नहीं विघटित करता? अब आप प्रश्न समझ गए कि नहीं? क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं उसका उत्तर कैसे दे पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन विभिन्न अम्लों द्वारा पचाया जाता है, ठीक है? एक ही अम्ल हमारे द्वारा खाए गए समस्त भोजन को क्यों विघटित नहीं कर पाता? क्यों हमें अलग अलग तरह के अम्लों की जरूरत पड़ती है? पहला ऑप्शन है यह अम्ल समय समय पर उत्पन्न होते हैं। दूसरा, प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट अम्ल होता है। फिर अगला, अम्ल भौतिक क्रियाओं पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 5 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 89 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 कि हर एक कार्य के लिए एक विशिष्ट प्रकार का अम्ल होता है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 90 है कि राम को अमरूद खाते हुए देख माँ ने नमक लगाकर खाने के लिए कहा। अब माँ ने ऐसा क्यों कहा कि नमक लगाकर खाने से अमरूद अधिक स्वादिष्ट लगता है? नमक अमरूद में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। नमक लगाकर अमरूद पाचन क्रिया को सही करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जो नमक है
वो अमरूद में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। क्या सही है आपका 90 में? ऑप्शन नंबर 2 सही है। जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, वो सब उसके लगने से क्या होता है? नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है, तो कीटाणुओं को क्या करेगा? जहर का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अमरूद खाइए तो थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 91। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से डेंगू की जांच की जाती है? पूछा जा रहा है कि रक्त की जांच जब की जाती है, ब्लड सैंपल लेके कि आपका ब्लड टेस्ट हुआ, तो किसकी उपस्थिति होने पर डेंगू की जो है पहचान होती है? रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, लाल रक्त कोशिकाओं में मादा एडीज द्वारा फैलाए गए वायरस के कण। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 कि लाल रक्त कोशिकाओं में मादा एडीज के द्वारा जो है फैलाए गए वायरस के कण पाए जाने पे मलेरिया जब वायरस के जो कण पाए जाते हैं उससे डेंगू की पहचान की जाती है। प्रश्न नंबर 92 है। कोई चमकती चीज तीव्र गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है, क्योंकि उपग्रहों की गति अधिक तीव्र होती है। उपग्रह बहुत अधिक चमकते हैं, अधिक निकटता से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो देखिए 92 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि अधिक निकटता से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो देखिए हमने बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अभी तक आपके कितने सही हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई की दिशा को जो है एक जैसे पढ़ रहे वैसे रख सकते हैं या फिर उसे बदल भी सकते हैं। और जो है मैं प्रश्नों को थोड़ा जल्दी करा रही हूँ कि जिससे क्या हो कि आपका प्रैक्टिस सेट जल्दी सॉल्व हो सके। आप उसके बाद, और मैं ये भी कहूँगी कि जब आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व कर लें तो सिर्फ सॉल्व करके ऐसे ख़त्म नहीं कर देना है। आपको देखना है कि किस सेक्शन में जो है किस चीज़ के क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहे थे, किस में आप लैग कर रहे थे, कमी हो रही थी, उसे आप नोट करिए और उस तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व ही नहीं करना, उसे इवैल्यूएट भी करना है, क्योंकि जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो आपको सही पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में उसको आगे ले जाना है एग्जाम से पहले। तो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो अपनी तैयारी को सही दिशा में रखें और साथ ही साथ समय समय पर अपना मूल्यांकन भी करते रहें। प्रश्न नंबर 93 है। मोटर वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है, क्योंकि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी के प्रयोग से वातावरण में कार्बन गैस कम निकलती है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि सीएनजी क्या है? ये एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है। अगला प्रश्न नंबर 94। जब पानी उबलने लगता है तो तापमान स्थिर रहता है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान कम हो जाता है। देखिए जब पानी उबलने लगता है, उसके उबलने के टाइम क्या होता है? जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? एकदम स्थिर रहता है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 95। अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रखा। मुंह से निकली हवा बाहर के तापक्रम के अनुकूल गर्म सर्द होती है। नजदीक से मारी गई फूंक की हवा गर्म होती है, सूजन को कम करती है। दीवार से टकराकर सूजे माथे के लिए यह उत्तम इलाज है। देखिए 95 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जो नजदीक से मारी गई फूंक की हवा गर्म होती है और उससे क्या होती है? सूजन कम हो जाती है। 95 में क्या सही? ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 96 है। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? 7%, 25% या 30%? तो देखिए बढ़ते बच्चे के लिए जो उसकी डाइट है उसमें कितना वसा और शुगर होना चाहिए? वो 30% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 97। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यानी यूएसडीए के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? 1600 से 2200, 1000 से 2000, 1600 से 2400 कैलोरी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 कितना होना चाहिए? 1600 से 2400 कैलोरी होना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 98 कि हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी। तो देखिए ये होता है विटामिन B12 की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से। प्रश्न नंबर 99 है। निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक यानी एलर्जन के कारण
ज्वर होता है? पूछा जा रहा है कि परागस ज्वर किसके कारण होता है? समुद्री भोजन, पेनिसिलिन या फिर पराग? ये आपका होता है पराग के कारण। किसके कारण होता है? पराग के कारण। देखिए इसके नाम ही में है परागस ज्वर, तो किसके कारण होगा? पराग के द्वारा होगा। अगला है प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लागेंटा, मेरुरज्जु, मेरु तंत्रिका। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 कि कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर सेरेब्रम? प्रश्न क्या पूछ रहा था कि तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो क्या है? न्यूरॉन्स हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। प्रश्न नंबर 102 है, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, आयोडीन या फिर क्लोरीन? क्या है इसमें से? क्लोरीन है। प्रश्न क्या पूछ रहा था कि कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो ऑक्सीजन, आयोडीन और क्लोरीन में से कौन सा है? वो क्लोरीन है। प्रश्न नंबर 103 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नॉर्वेस्टर? इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 कहां से प्राप्त होती है? सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी मानसून से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 104 है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार राज्य से रिलेटेड प्रश्न है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो रजत पदक, कांस्य या फिर स्वर्ण पदक, कौन सा जीता? तो देखिए उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 105 है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? सारण, पूर्वी चंपारण या फिर भागलपुर? तो वो खोला गया है भागलपुर में। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 106 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वो शुरू की है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। किसमें शुरू हुई है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 107 है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है? सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? सहायक नर्स दवाइयों से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से? तो देखिए ये इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 3 किससे जुड़ा हुआ है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए फिर से पढ़ देती हूँ कि कौन सा जो है नगद आरक्षित अनुपात, किसको? नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित कर रहा है। बैंक में तरल निधियों का प्रतिशत, जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित यानी कैश रिजर्व के रूप में रखना होता है, फर्मों के व्यय से जमा राशियों का अनुपात। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 यानी जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है। तो अगला प्रश्न 109 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहाँ किया गया? सदाकत आश्रम पटना में, दरभंगा महाराजा महल में, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 कहाँ किया गया? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। प्रश्न नंबर 110 पूछ रहा है कि एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। कौन है वो? तूतीकोरिन, कोलकाता या फिर कांडला? इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता। प्रश्न नंबर 111 है कि बिहार में किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? चूना पत्थर, कोयला या पाइराइट की? देखिए बिहार में पाइराइट की प्रचुरता पाई जाती है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 112 है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया? पूछा जा रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी जो डीपीएसपी है
वो कहाँ से लिए गए? फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। क्या सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो देखिए, जब आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करने की आपकी जो स्पीड है ना, इसी तरीके की होनी चाहिए। आपको फटाफट एकदम जल्दी से सॉल्व करना है। पूरा दिन उसको अगर आप लेके बैठे रहेंगे तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर पाएंगे, कुछ नए प्रश्न नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, एकदम फटाफट जल्दी जल्दी करिए और उसके बाद उसको इवेल्युएशन भी करिए, उसका मूल्यांकन ज़रूर करिए। यही सही तरीका है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फिर फायदा भी नहीं होगा। अगला है, यदि निष्पावन और थ्रेशिंग के बाद भी गेहूं में अशुद्धियां रह जाएं तो उसे किस विधि से अलग किया जाएगा? चालन, थ्रेशिंग या निष्पावन विधि से? तो देखिए, फिर उसे अलग किया जाएगा चालन विधि से। किससे अलग करना पड़ेगा? चालन विधि से। प्रश्न नंबर 114 है, शीशे पर फूंक मारने से शीशा धुंधला हो जाता है। मुंह के कीटाणु शीशे पर जम जाते हैं। गर्म हवा ठंडे शीशे से टकराकर नमी उत्पन्न करती है। सांस के साथ पानी की बूंदें भी शीशे पर पड़ती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म हवा ठंडे शीशे से टकराकर नमी उत्पन्न करती है। तो अब से आप सबको पता रहेगा कि शीशे पर फूंक मारने से शीशा आखिर क्यों धुंधला हो जाता है। क्योंकि जो गर्म हवा है वो ठंडे शीशे से टकराकर नमी उत्पन्न करती है। हमारे मुंह की जो हवा है क्या है? वो गर्म है, तो शीशे से टकराकर क्या होगा? नमी उत्पन्न कर देगी। प्रश्न नंबर 115 है, रोगियों को ग्लूकोज विलयन दिया जाता है। इस संदर्भ में गलत तथ्य। अब देखिए, प्रश्न में गलत तथ्य पूछ रहा है। मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ कि प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़िए कि सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, या फिर लिखा हुआ है सत्य नहीं है, इस तरह की। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, वो पढ़ने में थोड़ा सा वक्त जरूर दीजिए। तो पहला है कि यह हमें तुरंत ऊर्जा देता है, इससे रक्त में सीधे मिलाया जाता है, इसे बाद में प्रयोग के उद्देश्य से शरीर में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसे बाद में प्रयोग के उद्देश्य से शरीर में सुरक्षित रखा जा सकता है। 115 में क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 116 है, तुम्हारी दादी माँ जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, उसे अपने दैनिक जीवन में खनिज पदार्थों में किसका सेवन करना चाहिए? अगर दादी माँ के जोड़ों में दर्द है तो क्या खाना चाहिए? कैल्शियम, जिंक या फिर मैग्नीशियम? उन्हें खाना चाहिए कैल्शियम। अगला है, कृषि उत्पादन में सीड ड्रिल के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी बात हो रही है, सीड ड्रिल के प्रयोग का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? बीजों को मृदा में गहराई तक बोना, बीजों को मृदा में एक साथ तरीके से बोना, पक्षियों द्वारा खाए जाने से बीजों को बचाना। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बीजों को मृदा में एक साथ तरीके से बोना। सीड ड्रिलिंग क्या है? सीड मतलब बीज, ड्रिल मतलब उसको छेद करके कहीं डालना। तो सीड ड्रिलिंग का मतलब क्या है? उसके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बीज हैं उनको जो मिट्टी है उसमें एक साथ तरीके से बो दिया जाए। प्रश्न नंबर 118 है, सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि प्लास्टिक जल्दी विगलित नहीं होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें रखा सामान जल्दी खराब हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसलिए इस पे बैन लगाया गया है कि प्लास्टिक जल्दी विगलित नहीं होती है। क्या सही है इसमें? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 119 पूछ रहा है कि गर्मियों में सब्जी वाला सब्जियों पर निरंतर जल का छिड़काव करता है, वो ऐसा क्यों करता है? सब्जियों के प्राकृतिक स्वाद को बनाए रखने के लिए, सब्जियों में उपस्थित जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमी करने के लिए, या फिर सब्जियों पर जल का छिड़काव उनकी चमक को बनाए रखता है? देखिए, वो इसलिए करता है क्योंकि इससे क्या होता है, गर्मी का मौसम है तो बार बार पानी इसलिए छिड़कना पड़ता है कि जो सब्जियों में उपस्थित जल का वाष्पीकरण है उसकी प्रक्रिया को क्या कर सके, वो धीमा कर सके। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 120 और हमारा जो आज का मॉक टेस्ट था उसका आखिरी प्रश्न है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी समूह सीमा का निर्माण करती है? कमला, सोन और बागमती, कर्मनाशा, गंडक, कमला, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। तो देखिए, आई होप आपको आज का मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह हम आपसे मिलते हैं कल सुबह 8 बजे फिर से एक नए मॉक टेस्ट के साथ, जिसमें आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इसको फिर से सॉल्व करिएगा, इसका रिविजन करिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा कि कहाँ कहाँ कमी हो रही है, उसको दूर करने की कोशिश करिएगा और पूरी लगन, मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे पेशेंस के साथ अपनी तैयारी इसी तरह करते रहिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं कल
सुबह 8 बजे की अपनी क्लास में, मॉक टेस्ट में। तब तक आप सभी को आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।